Talking about beta copper IUDs, they are used for the treatment of look, they not only give you contraception, they also treat HMB, like your levonorgestrel intrauterine system. They treat heavy menstrual bleeding. They also treat the painful menstrual bleeding, that is dysmenorrhea. They give you contraception 5 to 10 years, right? And they are also used as emergency contraceptive. You had some sexual intercourse which was unprotected last day. If you want to protect it, you need to have this device in your uterus, right? अगर कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल इन वैरायटीज़, डिफरेंट शेप की आती हैं, डिफरेंट कलर की आती हैं ये डिवाइसेस, और बड़ी ज़बरदस्त होती हैं ये। और लेकिन एक जो शेप होती है जो मशहूर ज़माना है, और वो जो मैंने आपको बताया कॉपर टी होती है कुछ इस तरीके से, और इसका थ्रेड जो है, ये पार्ट इसका सर्विक्स ऊपर यूट्रस में होता है, और ये थ्रेड जो है नीचे सर्विक्स से हैंग करता है, नीचे वजाना से आप देख सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ आपकी ये कॉपर आईयूडी कुछ इस तरीके से होती है, बल्कि जो आपका लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है उसमें भी ये जो थ्रेड है वो नीचे आ रहा होता है, एंड यू कैन सी इट फ्रॉम द वजाना, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द यूट्रस, राइट। अच्छा, इसकी बॉडी की बात करें तो ये जो डिवाइस होती है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द प्लास्टिक फ्रेम जिसके ऊपर कॉपर की रैपिंग होती है। अनलाइक लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जो लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है उसमें प्लास्टिक का फ्रेम नहीं होता, उसमें इलास्टोमेयर का फ्रेम होता है। तो बेटा जो कॉपर आईयूडी है उसमें फ्रेम जो होता है प्लास्टिक का होता है, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है। अच्छा, लेकिन जो लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें फ्रेम प्लास्टिक का नहीं होता, उसमें फ्रेम इलास्टोमेयर का होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद विथ बोथ कॉपर आईयूडी एंड लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, थ्रेड्स प्रोट्रूड थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनटू द अपर वजाइना to permit easy removal. Thread hangs out and you can see it from the vagina a little above, and you with the help of this thread you can pull it out, right बेटा। इस तरीके से अगर फेलियर रेट की बात करें तो मच लोअर 1 in 100, ठीक है। एंड इट आल्सो डू नॉट कॉज द डिले इन रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी। एक बार आपने डिवाइस रिमूव कर दी उसके बाद यू आर फर्टाइल, गो हैव सम प्रेगनेंसी, राइट, इस तरीके से। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैंने बताया था पीछे भी कि कॉपर के आईयूडी जो होती है वो क्या करती है, एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन करा देती है। जब एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन होगी तो इम्प्लांटेशन होगी बेटा, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कैसे इन्फ्लामेशन कराती है ये कॉपर आईयूडी, क्योंकि कॉपर आपको पता है बेटा फॉरेन बॉडी है, तो इसके खिलाफ इम्यून एक्टिवेशन होगी, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। एंडोमेट्रियम में मैक्रोफेजेस आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे इन बोथ द यूट्राइन एंड द ट्यूबल फ्लूइड, and they are toxic to both sperm and egg and therefore with sperm transport, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है बेटा जब हमने कॉपर आईयूडी लगाया तो उसके अंदर कॉपर फॉरेन बॉडी है, तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम उस फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक्टिवेट होगा, और क्या होगा, आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट करेंगे। इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर टॉक्सिक नॉट फॉर स्पर्म ओनली बट फॉर एग आल्सो। तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगी, और जाहिर सी बात है जब ऐसे केस में तो फिर इम्प्लांटेशन ही पॉसिबल नहीं है, इवन फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब स्पर्म तो बेटा नीचे से आएगा ना, जब स्पर्म नीचे से ऊपर आएगा तो बीच में यूट्रस में तो इतना बड़ा इम्प्लांट लगा हुआ है जो कि इन्फ्लामेशन करा के बैठा हुआ है, तो स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएगा। फ़र्ज़ करें ये रास्ता है ऊपर जाने का, ये यूट्रस है, ये नाइस लुकिंग, दिस इज़ द फलोपियन ट्यूब, ये आपकी कॉपर टी लगी हुई है, और स्पर्म तो यहीं से जाएगा ना, और यहाँ पे तो इन्फ्लेमेशन है, तो मैक्रोफेजेस और जो दूसरे सेल्स हैं वो इस स्पर्म को किल कर देंगे, और ऊपर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन तो दूर की बात है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। अच्छा, दो चीज़ें हैं कंपैरिजन में, पीछे हमने डिस्कस की लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, और अभी इस तरफ कॉपर आईयूडी है। लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, और वो कम होती है एज एन एडवर्स इफेक्ट। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जो लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, मैंने पीछे बताया एडवर्स इफेक्ट में कि वो ब्लीडिंग कराता है, लेकिन वो कम होती है और वो पेनलेस होती है। कॉपर आईयूडीज़ जो हैं उसमें रिस्क रहता है हैवी ब्लीडिंग का, और वो पेनफुल होती है। तो अगर आपने कॉपर आईयूडीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वैसे इतना कॉमनली नहीं होती, जो बड़े अरसे से यूज़ कर रही हैं वैसे तो होती नहीं, लेकिन अगर किसी को होती है तो हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत पेनफुल है, तो आप पहले कोशिश करें कि हैवी ब्लीडिंग को बंद करने के लिए एंटीफिब्रिनोलिटिक्स लें, यानी कि आप ट्रांजामीन लें जिसमें ट्रांएग्जामिक एसिड आ जाता है, और
आप जो है दर्द को कम करने के लिए भाई लोकल इंसर्ट्स यूज़ करें तो इससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगा। लेकिन आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, दर्द कम नहीं होता, तो यू कैन शिफ्ट यूर सेल्फ फ्राम कॉपर आईयूडी टू लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, क्योंकि लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, ये तो ब्लीडिंग भी कम कराता है और इसका पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ठीक है बेटा, तो ये तरीका है आपके पास। अच्छा, जो डिवाइस होती है इट हैज़ अ रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट लेस कंपेयर टू वुमेन नॉट यूजिंग कंट्रासेप्शन। अगर आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ख़तरा रह सकता है, लेकिन उन लोगों से तो कम ही रिस्क होता है जो कि कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ करती। आपने क्या बात याद रखनी है, आपने याद रखना है बेटा कि इसकी जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, उसके ऊपर कॉपर की रैपिंग होती है और थ्रेड नीचे हैंग करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ना फर्टिलाइजेशन होगी ना इम्प्लांटेशन होगी। कॉपर आईयूडी हैवी ब्लीडिंग कराता है और ये पेनलेस और कम ब्लीडिंग कराता है। पहले कोशिश करें ट्रांexamic एसिड से ब्लीडिंग बंद हो जाए और इनसेट से पेन सही हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर स्विच यूर सेल्फ टू लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंस्टेड ऑफ कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, राइट आफ्टर दिस इज बेटा इफ प्रेगनेंसी अकर विथ आईयूडी। अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, देन अल्ट्रासाउंड स्कैन शुड बी कंडक्टेड टू एक्सक्लूड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट। IUDs should be removed before 12 weeks of the gestation due to greater risk of miscarriage, preterm delivery, septic abortion, chorioamnionitis if device is left in situ। वैसे तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाने से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन अगर हो रही है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस हो रहता है। ठीक है, देखिए ना, होती नहीं है प्रेगनेंसी, अगर हो गई तो वो एक्टोपिक होती है, तो अल्ट्रासाउंड करके हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो बराए मेहरबानी अपनी डिवाइस रिमूव कर दें बिफोर 12 वीक्स गेस्टेशन। अगर रिमूव नहीं की, उसको डिवाइस को छोड़ दिया वहीं पे इन सीटू, तो रिस्क रहता है मिसकैरेज का, प्री टाइम डिलीवरी का, सेप्टिक अबॉर्शन का, कोरियोएमनियोनाइटिस का। ठीक है, लेकिन याद रखें कि डिवाइस का कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं होता, बच्चे की कोई उसके अंदर टेराटोजेनिसिटी नहीं होगी। लेकिन क्या ये मसाइल कम हैं? नहीं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जरा डिस्कस करते हैं रिस्क ऑफ इंसर्टिंग आईयूडीज। आप आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस वजाइना के थ्रू ऊपर जा रहे हैं और उसको इंसर्ट कर रहे हैं एंडोमेट्रियम में, खतरे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले परफोरेशन। कोई डिवाइस आप बेटा बाहर से इतने छोटे से ओरिफिस से वजाइना से ऊपर डाल के आप उसको फिट कर रहे हैं तो यूट्रस परफोरेट हो सकता है। रेयर है लेकिन यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है। वाई? अगर क्लिनिशियन इनएक्सपीरियंस्ड है तो उसको फिट करते वक्त हो सकता है कि यूट्रस को परफोरेट कर दे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान रिस्क रहता है ट्रॉमा टू योर endometrium perforation because it is more fragile. Look, your endometrium is more fragile during breastfeeding, so this device can easily perforate into endometrium. तो हमने कहा कि बेटा ये एंडोमेट्रियम है। वैसे तो ये डिवाइस बासानी यहाँ पे लग जाती है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये अगर इसमें परफोरेट कर जाए तो मसला हो जाएगा। ठीक है, यूट्राइन परफोरेशन हो जाए अगर ये डिवाइस अगर परफोरेट कर जाए यूट्रस में परफोरेट करती क्यों है? अगर क्लिनिशियन आपका इनएक्सपीरियंस्ड है तो वो इसके अंदर घुसा देगा, परफोरेट करवा देगा। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी एंडोमेट्रियम बड़ी फ्रेजाइल होती है और आपकी ये जो डिवाइस है इसमें परफोरेट कर सकती है। और बीइंग लेस देन 6 मंथ्स पोस्टपार्टम, अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ है पोस्टपार्टम, आपने 6 महीने, देखें आपने बच्चा डिलीवर करने के बाद अभी 6 महीने नहीं हुए, 4 महीने हुए हैं, तो उस वक्त आप अगर ये यूज़ करेंगे तो परफोरेशन का चांस रहेगा, क्योंकि उस वक्त भी एंडोमेट्रियम फ्रेजाइल होती है तो उसके परफोरेट होने का चांस होता है। ठीक है बेटा, आपने अभी डिलीवर किया है, पोस्टपार्टम आप जो है 6-8 महीने 10 महीने गुजरने दें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इस डिवाइस को। ठीक है बेटा, एंड अगर यूट्रस में परफोरेट कर जाए ये डिवाइस, ये देखें ये यूट्रस है, अगर ये डिवाइस परफोरेट कर गई तो कुछ यूँ होगी और ये थ्रेड यहाँ पे होगा, ये वजाइनल ओरिफिस है, तो वुमेन विल प्रेजेंट विद द मिसिंग थ्रेड एंड सीवियर पेन। नॉर्मली तो ये होता है ना, ये वजाइनल ओरिफिस है और यहाँ से ज़बरदस्त किस्म के ये थ्रेड नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये डिवाइस अंदर परफोरेट कर गई तो दूर चली जाएगी और ये थ्रेड फिर यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ वजाइना से नज़र नहीं आएगा थ्रेड, तो वुमेन क्या कहेगी, मुझे धागा नज़र नहीं आ रहा। धागा नज़र ना आने के साथ साथ परफोरेशन की वजह से सीवियर पेन भी होता है। फिर आप यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और फिर कंफर्म करते हैं
कि यूट्रस के अंदर कोई आईयूडी मौजूद नहीं है, डिवाइस मौजूद नहीं है, वो अंदर परफोरेट करके चली गई है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड आप करोगे ना यूट्रस का, ये देखें कुछ यूँ होता है, ये परफोरेट करके आपकी डिवाइस ये अंदर चली जाती है, ठीक है। आप यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यूट्रस के अल्ट्रासाउंड आपको यूट्रस बिल्कुल खाली मिलेगा। फिर आप करोगे एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे पे आपको आईयूडी दिख जाएगी अंदर परफोरेटेड जो होगी, ठीक है। तो बेटा अगर इनएक्सपीरियंस क्लिनिशियन है आपका और अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ है पोस्टमार्टम और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो ये डिवाइसेस ना यूज़ करें, क्योंकि इनके यूज़ करने से यूट्रस में परफोरेशन हो सकती है, अंदर जा सकती है ये डिवाइस। वुमेन आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ये धागा पहले नज़र आता था, अब नज़र नहीं आ रहा, अंदर चला गया। अंदर नहीं चला गया बेटा, ये बहुत दूर चला गया है और ये परफोरेट हो चुका है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, ठीक है, पेल्विक पेन होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस तो बिल्कुल खाली है, डिवाइस कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई। फिर आप एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, फिर आपको दिख जाती है कि अच्छा ये परफोरेट करके आगे चली गई है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक रिट्रीवल ऑफ और द रिमूवल ऑफ द डिवाइस फ्रॉम द पेल्विस ऑफन अटैच टू ओमेंटम, ये निकल के परफोरेट करके जाके आगे ओमेंटम से अटैच हो जाती है पीछे, ठीक है बेटा। तो आप लेप्रोस्कोपी करें और इसको डिवाइस को रिमूव करें पेल्विस में से, ठीक है। और लेप्रोटमी भी कर सकते हैं, लेकिन लेप्रोटमी इज़ रेयरली रिक्वायर्ड टू रिमूव आईयूडी। लेप्रोस्कोपी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेप्रोटमी पूरा इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेट की पूरी काटापीटी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये रेयरली रिक्वायर्ड होता है, अभी लेप्रोस्कोपी ही यूज़ होती है और हम बआसानी परफोरेटेड डिवाइस को हम निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलें जी, ये तो था बेटा यूट्राइन परफोरेशन। उसके बाद कुछ रिस्क यूज़ करते हैं ये डिवाइस यूज़ करने के, एक एक्सपल्जन। 1 in 20 इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर एक्सपेल्ड इन फर्स्ट 3 months, आफ्टर दिस द रिस्क ऑफ एक्सपल्जन डिमिनिशेस। कहने का मकसद ये है बेटा कि 20 में से एक डिवाइस ऐसी होती है जो आपने एक बार लगा दी, लगाने के बाद उसकी एक्सपल्जन हो जाती है, बाहर निकल आती है, वो फिट नहीं हो पाती। तो आज मैंने डिवाइस लगाई यूट्रस में, तो 20 लोगों को लगाई, 20 में से एक ऐसा होगा जो कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब जो आपने डिवाइस लगाई थी यूट्रस में वो तो एक्सपल्जन हो गई उसकी, वो तो बाहर आ गई है। लेकिन फिर वो भी 3 महीने के लिए होता है, शुरू के 3 महीने के बाद ये रिस्क कम हो जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद बारी आती है इन्फेक्शन की। ये डिवाइस यूज़ करने से बेटा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। ज़ाहिर सी बात है, फॉरेन चीज़ आप अंदर डाल रहे हो टिश्यू के अंदर, तो बाहर से आने वाली चीज़ तो इन्फेक्शन कराएगी। तो रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन इन फर्स्ट 3 weeks इज़ लो। 100 में से एक बंदे को होता है, एक फीमेल को होता है। देयर आफ्टर रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन इज सेम एज वुमेन नॉट यूजिंग कंट्रासेप्शन। तो शुरू में जो है वो लो होता है रिस्क, लेकिन बाद में देयर आफ्टर रिस्क इज़ लिटिल इंक्रीज्ड, ठीक है, उतना हो जाता है जितना वो लड़कियां कंट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, इन्फेक्शन जो है बेटा वो एक्टिनोमाइसीज लाइक ऑर्गेनिजम्स, ALOs एक्टिनोमाइसीज लाइक ऑर्गेनिजम्स commonly identified on the cervical smears in women with and without IUDs, ठीक है बेटा। जो लड़कियां IUDs यूज़ कर रही हैं, नहीं कर रही, तो हमने तो पर्टिकुलरली उसको टारगेट करना है कि जो IUDs यूज़ करती हैं तो उनमें कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, ALOs के इन्फेक्शन होते हैं, एक्टिनोमाइसिस लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सर्वाइकल स्मेयर पे। अच्छा, एक औरत है बेटा जो कि IUD यूज़ करती है और वो एसिम्टोमेटिक है, इन्फेक्शन के अभी सिम्टम नहीं आए। IUD कैन बी लेफ्ट इन सिटू, छोड़ दें IUD को अपनी जगह पे, भले इन्फेक्शन हो लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है। हाँ, वुमेन ने IUD लगाई हुई है, उसको इन्फेक्शन हुआ और वो सिम्टोमेटिक ALO है, सिम्टोमेटिक एक्टिनोमाइसिस लाइक ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, तो फिर बेटा डिवाइस शुड बी रिमूव्ड एंड पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट। तो कहने का मकसद ये है बेटा, आपने डिवाइस लगाई, आपको इन्फेक्शन हुआ, और अगर इन्फेक्शन होने के बाद आप एसिम्टोमेटिक को, कोई बुखार नहीं आ रहा, कोई पेन नहीं हो रहा, तो बेटा उसको लगे रहने दो डिवाइस को इन सिटू। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है, बहुत फीवर हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, तो बेटा डिवाइस शुड बी रिमूव्ड देन, और ना सिर्फ रिमूव बल्कि पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करनी चाहिए हैं, जैसे कि आपकी यू कैन यूज़ यू नो लेट मी टेल यू कैन यूज़ क्या बोलते हैं बेटा, कोएमाक्सिकिव या सुल्बैक्टम इसमें, और एम्पिसिलिन वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, एक वुमेन है जो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ करती है और साथ में उसको सिम्टम्स आ रहे हैं पेल्विक इन्फेक्शन के, शुड बी ट्रीटेड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। 3 कंडीशंस हो गई। एक वुमेन है जो कि जिसमें डिवाइस लगी हुई है और वो एसिम्टोमेटिक है,
तो छोड़ दें डिवाइस को, इन सिटू कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत है जिसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगी हुई है और वो सिम्टोमेटिक है, तो डिवाइस को रिमूव कर दें और साथ में एंटीबायोटिक चालू कर दें। उसके अलावा तीसरा ये है कि एक औरत है जिसके आईयूडी लगी हुई है और उसको पेल्विक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड बी केयरफुल एंड लुक फॉर STDs। लास्ट चीज़ बेटा, मिसिंग थ्रेड। हाँ हाँ, एक औरत है जिसने रिसेंटली लगवाई है डिवाइस, कुछ दिन बाद आती है, डॉक्टर साहब पहले मुझे यहाँ वजाना से जो है मुझे थ्रेड धागा नज़र आता था, लेकिन अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। तो इसके पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। पहले तो हमने पीछे ही डिस्कस किया, धागा गायब क्यों हो सकता है, परफोरेट कर गई हो क्या पता डिवाइस अंदर यूट्रस में, तो वो ऊपर चला गया हो धागा। एक्सपल्जन हो सकता है कि नीचे आ जाए और गिर गई हो, ठीक है। और प्रेगनेंसी के केस में भी ये डिसलोकेट हो जाती है और वो फिर मिसिंग थ्रेड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इसका ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि पता तो चले कि प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये डिसलोकेट हो गई है। और एमरजेंसी कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं अंटिल आईयूडी कैन बी कंफर्म टू बी इन सिटू, ताकि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि अपनी जगह पे है और उसने कंट्रासेप्शन देना बंद नहीं किया, तब तक आप एमरजेंसी कंट्रासेप्शन देंगे बेटा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। I don't know, but I am very much tired now with this. Last thing बेटा we are left in this chapter, that is barrier contraception, जिसमें diaphragms, caps, condoms वगैरह डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पोर्शन है, we are done with this chapter finally then, right?